Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Sir Ghayas, and today we are starting chapter number 2, chemistry chapter number 2. The heading is chemical combinations. Chemical combinations से मुराद क्या है? Chemicals means कीमियाई और combinations कहते हैं मिलने को, मिलावट या तामुलात उसकी। तो उर्दू में सही किताबी उर्दू में हम इसे कहेंगे कीमियाई तामुलात, यानी आपस में केमिकल्स का कंबाइन होना। अब इसमें केमिकल्स जो कंबाइन होते हैं या कीमियाई तामुलात जो होती है वो किसी कवानीन के तहत होती है, मतलब कुछ दायराकार है उसके अंदर ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ कवानीन बने हुए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कीमियाई तामुलात के कवानीन। अब इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री डील्स विद द मैटर। आप जैसा ये जानते हैं केमिस्ट्री जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है और ये मैटर मादे से मुताल्लिक है, एंड द चेंजेस और मादे में क्या तब्दीली रूनुमा होती है उसके मुताल्लिक, अकरिंग इन इट यानी मादा है और मादे में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं और किस तरह से वो आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, उसके अंदर क्या तब्दीली आती रहती है इसके बारे में। एंड वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज इनटू क्वाइट डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी एक जुज़ है या दूसरा जुज़ है या एटम है या एलिमेंट्स हैं, जब वो वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज, वो जब तब्दील हो जाते हैं, क्वाइट डिफरेंट सब्सटेंस, बिल्कुल नई सब्सटेंस बन जाती है, नई तब्दीली आ जाती है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर आइस है, आइस को हम अगर हवा में रख दें तो थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट होके वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो जब हमने आइस लिया था दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, लेकिन जब वो हमने उसको हवा में छोड़ दिया और वो मेल्ट हो गया तो वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट सब्सटेंस बन गया, यानी कि वाटर में तब्दील हो गया। दीज केमिकल चेंजेस आर गवर्न बाय सम एम्पेरिकल लॉज, और ये जो कीमियाई तब्दीली उसके अंदर रूनुमा होती है तो ये एक गवर्न बाय सम एम्पेरिकल लॉज, यानी कि प्रैक्टिकली जो हम उसको अप्लाई करते हैं, लैब में उसको रिसर्च करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली जो काम हम करते हैं उसके तहत ये अंजाम पाता है या वो चीज़ वजूद में आती है और इसको हमने प्रैक्टिकली साबित भी किया है। तो इन चीज़ों को साबित करने के लिए या उसमें जो तब्दीली रूनुमा हो रही है मैटर के अंदर, उसके अंदर जो चेंजेस अकरिंग हो रही है, और तो ये एक लॉज के तहत होती है, सम एम्पेरिकल लॉज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल। तो ये जो तब्दीली होती है लॉज के तहत या उस, तो इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कीमियाई तामुलात के क़वानीन। अच्छा, ये लॉज जो हैं देयर आर 4 लॉज। ये कीमियाई तामुलात के क़वानीन जो हैं 4 तरह की हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि मास इज़ नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम डिटेल में अभी आपको डिफ़ाइन करूँगा मैं। एंड थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और चौथी लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये 4 लॉज हैं जो कि मादे के अंदर रूनुमा होती हैं और इसको गवर्न बाय सम एम्पेरिकल लॉज, और ये प्रैक्टिकली हमने इसको साबित भी किया है। तो ये इसकी डिटेल के बारे में आपको सेकंड स्टेप में बताऊंगा। 4 लॉज अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which has a statement mass can neither be created nor destroyed during a chemical change, यानी मास जो है वो ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही वो उसमें कोई कमी आ सकती है, ना वो तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। ड्यूरिंग ए केमिकल, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें मास जो है वो देयर इज़ नो एनी चेंज, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसके लिए स्टेटमेंट बनाया मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। और इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट था लैंडोल्ट, उसने की थी 1785 में, जिसमें उसने H ट्यूब शेप लिम्स लिए थे। H ट्यूब शेप ट्यूब्स थे, 2 ट्यूब अलग अलग सेपरेट थे, A लिम और B लिम। A लिम में उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला था और लिम बी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, और उसको लेने के बाद वर्टिकल पोजीशन में लेकर उसको पहले हमने
वेट कर लिया था। वे करने के बाद जो उसका इनिशियल वेट था उसको नोट डाउन कर लिया था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, हर तरफ से इसको सील्ड कर लिया था ताकि देयर इज़ नो एनी एस्केप ऑफ मटेरियल। सो आफ्टर सील करने के बाद उसने फिर इसको शेक डाउन किया और फिर मिक्सअप कर लिया था दोनों सिरप को। और इसके अंदर जो तब्दीली आई थी वो ये था कि AgNO3 HCl से जब मिला था तो AgCl बन गया था और HNO3 बन गया था। तो दोनों में तब्दीली आ गई। लेकिन ये रिएक्शन कराने के बाद जब उसने दोबारा फाइनल वेट लिया तो फाइनल वेट में ये बात सामने ज़ाहिर हो गई कि देयर इज़ नो एनी चेंज इन मास, देयर इज़ नो एनी चेंज इन वेट। इनिशियल वेट जो था वही, फाइनल वेट भी वही सेम रहा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो गई कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि कन्वर्जन ऑफ मास टू एनर्जी, यानी कि मास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। और सबसे पहले ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया था 1906 में। उसने कहा कि देयर इज़ नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था यूरेनियम। यूरेनियम में ये देखा गया कि उसकी नेचर में ये है कि वो बहुत ज़्यादा एस्केप करता है अपने न्यूक्लियस से और एनर्जी गेन कर लेता है। लेकिन उस एनर्जी गेन करने में ये बात साबित की गई, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये साबित किया कि देयर इज़ नो एनी डिटेक्टेबल चेंज ऑफ मास और गेन और लॉस, यानी उसने अगर ये रिएक्शन हुआ भी है उसके अंदर तो उसके अंदर कोई तब्दीली, ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है जिसको हम डिटेक्ट कर सकें, राइट। तो उसने फार्मूला फिर डेवलप किया E=mc², और E जो है वो एनर्जी थी और M मास और C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरह ये फार्मूला डेवलप हुआ E=mc², और इससे ये साबित हुआ कि देयर इज़ नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ वी टेक डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट सैम्पल्स भी ले लें, मिसाल के तौर पर पहली मिसाल इन्होंने दी है वाटर की। वाटर में क्या है, दो डिफरेंट सैम्पल्स हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जब भी हमने वाटर का मुताला किया, वाटर से ही उसके कॉम्बिनेशन का पता कैसे चला कि जब भी हमने वाटर का एनालिसिस किया हमने ये देखा कि H2 की कॉम्बिनेशन किस तरह से है। ऑलवेज़ चाहे हम दरिया का पानी ले लें, चाहे समंदर का पानी लें या किसी बारिश का पानी जमा करें, H2O ऑलवेज़ एक सेम कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको। वो ये है कि H2O जब हम निकालते हैं इसका केमिकल वेट, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, 1 × 2 दैट इज़ 2, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ 16, 1 × 16 दैट इज़ 16, 2:16। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 1:8 का रेशो आता है। तो हमने तमाम पानी का मुताला किया, दे आर ऑलवेज इन दिस कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये बात की जा रही है कि डिफरेंट सैम्पल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो H2O का ये रेशो निकला 1:8 का। इसी तरह दूसरी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है लेड और सल्फ़र के बारे में, कि जब लेड हमने 10 ग्राम लिया है और सल्फ़र 1.56 ग्राम, दोनों को कंबाइन किया तो लेड सल्फाइड बना, और उसका वेट निकाला हमने क्या, 11.56 ग्राम मौजूद था। सेकेंड ऑप्शन हमने ये किया कि लेड की मकदार हमने बढ़ा दी, हमने लेड 18 ग्राम ले लिया और सल्फ़र 1.56 ग्राम, दोनों को कंबाइन किया। दोबारा हमने देखा लेड सल्फाइड बना, लेकिन उसकी कॉम्बिनेशन सेम रही 11.56, यानी अगर हमने लेड की मकदार बढ़ा भी दी तो उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसी कॉम्बिनेशन में वो आपस में मिले, और जो लेड की मकदार 8 ग्राम बच रह गई थी वो वैसे ही एज इट इज़ उसने रिलीज़ कर दिया, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 11.56 रही। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी हमेशा कॉम्बिनेशन जब भी होगी, कंपोजिशन जब भी बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसी रेशो से ये कंबाइन होते हैं। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस इन दैट। Okay students, now we are coming on third law, that is law of multiple proportion, which is derived by John Dalton in 1803, right?
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट ये है, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers or simple multiple ratio। इसकी मिसाल यूँ दी गई है कि अगर कार्बन फॉर्म्स टू स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन जब भी फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें जो फॉर्मेशन हो रही है दो कंपाउंड्स की हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और मास ऑफ कार्बन इसमें कितना है आप देख रहे हैं कि दोनों में कार्बन एक एक है, यानी मास ऑफ कार्बन कितना हो गया 12 और 12, और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में एक है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बना 16 एंड 32। पहले में कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ऑक्सीजन का रेशियो है, तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या बना 1 and 2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 और 32 का रेशियो है। कंपाउंड कितने हैं 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन दो कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला हमारा 16:32। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 का रेशियो है। मतलब ये दो कंपाउंड हैं कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन जब इन्होंने कंबाइन किया आपस में फॉर्मेशन की तो दो कंपाउंड बना कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दोनों का रेशियो क्या है सिंपल मल्टीपल रेशियो है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो 16 रहा और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो 32 रहा। तो 16:32 का रेशियो आया। सिंपल इसको करेंगे 1:2 का रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या साबित कर रहा है, इसने ये साबित कर दिया कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा सिंपल मल्टीपल रेशो तरतीब में आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 16:32 1:2 का रेशियो है। तो दैट इज़ प्रूव्ड बाय जॉन डाल्टन। दिस इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दैट इज़ फोर्थ लॉ विच इज़ डेवलप्ड बाय रिचर इन 1794। This law states that when two different elements separately combine with the fixed mass of the third element, the proportion in which they combine with one another shall be either in the same ratio or some simple multiple of it। इसकी एग्जाम्पल यूँ दी गई है, मिसाल के तौर पर हमने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया है, ठीक है। फर्स्ट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनता है CH4 बना, और इसका रेशियो हमने जब निकाला कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 4, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 3:1 का रेशियो आया कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। इसी तरह जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या फॉर्म करता है वाटर बनाता है H2O। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का मास 16 2:16 का रेशियो बना, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो 1:8 का रेशियो आ गया। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो वाटर बनाता है और इसका 1:8 का रेशियो आता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो 3:1 का रेशियो बनता है। लेकिन यही कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं थर्ड, तो ये क्या फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम निकालेंगे इसका मास निकालते हैं, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 16 2 32, तो 12 और 32 का रेशियो रहा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3:8 का रेशियो है। यानी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन मिले 3:1 का रेशियो बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले तो 1:8 का रेशियो बना। लेकिन जब यही कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, यानी यहाँ से कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद 3:8 का रेशियो आता है। यानी हम जब देखते हैं यहाँ पर कार्बन का रेशियो 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो 8 है, और यही कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में नजर आता है, दैट इज 3:8। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विच इज डेवलप्ड बाय रिचर इन 1794, और ये इसकी स्टेटमेंट और ये एग्जाम्पल था। तो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस इज अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है इसकी तफसील आपको बता रहा हूँ। द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। एटॉमिक मास किसी भी एटम का
या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर आपको मालूम करना है तो उसमें क्या होगा, द मास ऑफ एन एटम, यानी एटॉमिक मास उसको कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दोनों को अगर मिला दें तो वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन एटॉमिक मास इज़ 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 12 है। वाई? बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इसलिए दोनों को जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो 6 and 6 इज़ 12, तो उसका कार्बन का एटॉमिक मास आ गया 12, 12 है जो। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। वजह उसकी क्या है कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं और दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 8 and 8 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह सल्फ़र 32 इसका मास है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट 32 है सल्फ़र का। इसमें क्या है, सल्फ़र हैज़ 16 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, दोनों को प्लस करेंगे 32 आता है, तो इसका सल्फ़र का एटॉमिक मास यूनिट हो गया 32। अब तो दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला पे आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या? अ फार्मूला दैट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल है आपके पास बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। अब इसके अंदर रेशो क्या है कार्बन और हाइड्रोजन का? द रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल इज़ 6:6। 6:6 का रेशो है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1:1 का रेशो आ गया। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इन रिटर्न हम क्या लिख सकते हैं? C1 और H1 यानी CH हम लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। वैसे ओरिजिनल फार्मूला उसका C6H6 है, लेकिन एम्पिरिकली हम उसको CH भी रिटर्न लिख सकते हैं, CH के तौर पर भी लिख सकते हैं। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। एंड सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोज की। ग्लूकोज फार्मूला इज C6H12O6 इन विच रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इज़ 6:12:6। यानी ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। आप इस फार्मूले में भी देख सकते हैं कि रेशो क्या बन रहा है, 6:12:6। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, दैट इज़ 1:2:1। देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला हम बेंजीन का क्या लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ CH2O। यानी अगर हम इसको 1:2:1 का रेशो आया तो C1 आ गया और 2 जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है। तो CH2O जब हम लिखेंगे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला किसका होगा? ग्लूकोज का। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 2। नाउ कम टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास डिफाइन इस तरह से होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of atomic masses of all atoms present in the molecular formula of a molecule, right? सब क्या है molecular mass, molecular formula mass। और molecular mass को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? molecular mass of a substance is the sum, यानी total, sum means total of the atomic masses of all atoms present in the molecular formula of a molecule. For example, calculate, अब हमें सवाल दिया गया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CO2, एज वी नो CO2 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास यू कैन से। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 और इसकी तादाद कितनी है? 1, 12 × 1 12 AMU, ये आ गया कार्बन का। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 2। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 और तादाद 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32 AMU आ गया। अब दोनों को टोटल कर लेंगे, 44 AMU आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन गया? 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाते हैं हम फार्मूला मास पे। फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास एक्चुअली is the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of the substance। क्या बना फार्मूला मास की डेफिनेशन? फार्मूला मास is the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of the substance। For example, we can calculate the formula mass of NaCl।
NaCl क्या है? बेसिकली सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या चीज़ है? इट्स अ कॉमन सॉल्ट। तो उसका कॉमन सॉल्ट का फार्मूला है NaCl। आप हमें कहा जा रहा है कि इसका कैलकुलेट करें, फार्मूला मास कैलकुलेट, NaCl का फार्मूला मास कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लिख लेंगे Na की तादाद कितनी है भाई? 1 है, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 1, 23 AMU आ गया। और क्लोरीन की तादाद कितनी है NaCl में? NaCl में सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो क्लोरीन लिख लिया, और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 35.5 आ गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 AMU आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ वी कम टू द मोलर मास। और मोलर मास को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यानी मोलर मास क्या होता है? जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसी से रिलेट करते हैं हम, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोलर मास में। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको हम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी ग्राम में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। बेसिकली पहले वो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, पहले वो मोलर मास था, मॉलिक्यूलर मास था पहले। एक्चुअली क्या था? पहले वो मॉलिक्यूलर मास था। मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में ज़ाहिर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मोलर मास। इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड यूनिट। और मोलर मास जो है वो उसका फिक्स यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन का मोलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास तो उसका कार्बन 12 AMU है, 12 AMU। देयरफॉर मोलर मास ऑफ कार्बन वुड बी 12 ग्राम। यानी जब वो एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हुआ था तब वो मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन अगर हमने उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू मोलर मास। तो अब हम इसको आप लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन वुड बी 12 ग्राम। इसी तरह फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला NH3 है, इसका आपको मोलर मास मालूम करना है। तो क्या है? आपको जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तब जाके ये मोलर मास बनेगा। तो NH3 फार्मूला लिख दिया हमने। N इसमें तादाद कितनी है नाइट्रोजन की? 1, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम। तो 1 इंटू 14 ग्राम, 14 ग्राम आ गया इसका। फिर इसके बाद H, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 3 है। तो हाइड्रोजन हमने 3 लिया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे 3 इंटू 1 ग्राम, तो 3 ग्राम। एंड उसको दोनों का डबल करेंगे, ऐड करेंगे 14, 3 प्लस करेंगे 17 ग्राम आ गया। तो हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम। तो दिस इज़ द मोलर मास। नाउ वी कम टू द मोल। मोल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी तीनों, मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को और फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका मोल बन जाता है, मोल कहलाता है वो। मिसाल के तौर पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है। अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं और आगे लिख रहे हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स बन जाएगा वो। इसी तरह 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम। तो ये इसका मोल है। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर में क्या है? हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो 2 1 2 और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 + 2 18 ग्राम। तो ये क्या बन गया? 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। कार्बन के 12 हो गए और 16 जो है वो ऑक्सीजन का है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। 32 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया? 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो these are the moles of different elements or different atoms you can say, or different substance. These are the moles, and this is molar mass and molecular mass and molar mass को जो हमने डिफाइन किया, मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये आपका मोलर मास और मोल डिफाइन हो गया। दैट्स ऑल। वी कम टू द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को किस तरह से जाहिर करते हैं? N और A से। ये A जो है कैपिटल में लिखेंगे, N is to A, राइट। एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन इस तरह से हम करेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर।
इट इज़ डिनोटेड बाय Na। N लिखेंगे और स्मॉल a नहीं होगा, अगर स्मॉल a लिख दिया तो वो सोडियम का सिंबल बन जाएगा, इसलिए कैपिटल A लिखते हैं। कैपिटल A, N कैपिटल A से क्या जाहिर होता है? दिस इज एवोगाड्रोज नंबर, A फॉर एवोगाड्रोज, N फॉर नंबर, राइट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। इसमें इस पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। दस वी कैन से 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। और अगर इसी तरह अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर ले लें तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 18 ग्राम, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। और एटम्स की जगह हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दस इस तरह से हम एवोगाड्रोस नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं और इसको इस तरह से हम 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिख सकते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो एटम्स, जैसे यहाँ पर कार्बन एटम्स हैं तो एटम्स ऑफ कार्बन, और इसी तरह अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो हम लिखेंगे 18 ग्राम, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। अब आ जाते हैं हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल रिएक्शन कह लें या केमिकल चेंज, और मीन्स या केमिकल चेंज। अब ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन किस तरह से होगी? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। चूँकि शुरू में आपने देखा होगा ये एरो किसको जाहिर करता है? ये जो हिस्सा है दैट इज़ रिएक्टेंट, और बनने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और वी कैन से अ केमिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज अल्टर्ड। अल्टर मीन्स बदल जाता है। जाहिर है यहाँ पर मिसाल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल फेरिक है, फेरिक हमने लिया, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ। आपने देखा होगा कि लोहे का ग्रिल है, थोड़े दिनों के बाद अगर वो वैसे ही पड़ा रहे, उस पर पेंट वेंट ना करें तो उसमें आप देखते हैं कि जंग लग जाता है। तो जंग बेसिकली क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। तो वो फेरिक जो है ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, उसके साथ कंबाइन करता है और रिएक्ट करके क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड। तो 2Fe2O3 बन जाता है। 4Fe + 3O2, 2Fe2O3, दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड। ये इसकी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज की। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने हैं? 5 तरह के केमिकल रिएक्शन मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स, जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव कम टू रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि एज आई अर्ली डिस्कस विद यू दैट वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स, और ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके 5 डिफरेंट टाइप्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है एडिशन रिएक्शन, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट तब्दील हो तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो कहलाएगा। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे 2 एटम्स की या 2 एलिमेंट्स की तब्दीली होती है तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और पांचवा है हमारा कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब ये है, कंबशन मीन्स जलने का अमल। तो बर्निंग जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लिया, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज का मतलब होता है टूट फूट का अमल, यानी ब्रेक डाउन होना, दैट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन। तो व्हेन अ सिंगल कंपाउंड इज़ हीटेड, किसी एक सिंगल कंपाउंड लिया, हम उसको हीटअप कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा की गैर मौजूदगी में, यानी एक क्लोज सिस्टम है हमारे पास और उसके अंदर से हमने हवा वैक्यूम कर दिया है, एस्केप कर दिया है और वहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, और उस कंपाउंड को लेकर हम क्या करते हैं? हीटअप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या होता है? इट स्प्लिट्स इनटू इट्स सिंपलर कॉम्पोनेंट्स। तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, अपने सिंपलर कॉम्पोनेंट में वो तब्दील हो जाता है। स्प्लिट का मतलब है टुकड़े हो जाना, बढ़ जाना, 2 में डिवाइड हो जाना। इट स्प्लिट्स इनटू इट्स सिंपलर कंपोनेंट्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वो डीकम्पोज हो गया, टूट फूट का अमल हो गया उसके अंदर और ब्रेक डाउन हो गई उसके अंदर, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसकी मिसाल हमने दी है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली
चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम हीटअप करेंगे हवा की गैर मौजूदगी में तो क्या होगा, तो वो दो में डिवाइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड दो में तब्दील हो जाएगा। तो ये अमल जो है ये कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी CaCO3 का जब हमने हीटअप किया तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड पे हम एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐड करना, किसी चीज़ को प्लस करना, ऐड करना, एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन अ सिंगल कंपाउंड इज़ फॉर्म, तो वो यकजा होने के बाद एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसकी मिसाल हमने कहाँ से ली है, हमने दो एलिमेंट लिए, सोडियम और क्लोरीन, वही वाली बात है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, हमने सोडियम और क्लोरीन को हम कंबाइन कर रहे हैं, अ सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म, तो क्या बन गया, NaCl बन गया, ये सिंगल कंपाउंड है। तो सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म, तो दिस रिएक्शन क्या कहलाएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। और इसकी मिसाल 2Na + Cl2, तो क्या बन गया ये 2NaCl। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। नाउ वी कम टू द single displacement reaction. There are 5 types of reaction: addition reaction, and third one is single displacement reaction. The reaction in which one atom or group of atoms of a compound is replaced by another atom or group of atoms. Single displacement में क्या होता है, it's very simple and easy. Actually आप ये देखें, for example जिंक लिया हमने और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, Zn + 2HCl, और जब इसका रिएक्शन करवाया है तो एक एलिमेंट जो है रिप्लेस हुआ है, दैट इज़ Zn कंबाइन विद क्लोरीन, तो जिंक क्लोराइड बना दिया इसने, और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ कर दिया उसने, तो H2। तो इस तरह एक एलिमेंट की या एक एटम की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ रिएक्शन इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जाहिर है, जैसा कि नाम से जाहिर है, the reaction in which two compounds exchange their ions or radicals and the new compounds are formed, जिसमें दो की तब्दीली होगी, दो कंपाउंड की या दो एटम्स की, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल हमने दिए, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड लिया हमने NaCl, और दूसरी तरफ है प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। आप दोनों कंपाउंड में देखें, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। इसका मतलब ये है कि जब ये रिप्लेस होंगे तो देयर इज़ टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम जो है वो NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, NaNO3। एक रिप्लेसमेंट ये हुई। दूसरी क्या हुई कि Ag ने किसके साथ कंबाइन कर लिया, क्लोरीन के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बना लिया। Ag का सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag, तो AgCl बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी सोडियम ने नाइट्रेट के साथ कंबाइन किया तो NaNO3 बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, और Ag ने सिल्वर ने क्लोरीन के साथ किया तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो दिस इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाते हैं हम पांचवें रिएक्शन पे, दैट इज़ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है, कंबशन का मतलब होता है बर्न होना, जलना, जलने के अमल को हम कहते हैं कंबशन। कंबशन रिएक्शन में क्या है, इन कंबशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज़ बर्न, कोई भी कंपाउंड है वो बर्न होता है, जलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में, और हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाइल हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। मिसाल के तौर पर हम एक कार्बन को आप एक कोयला समझ लें, कोयला लेते हैं, अब कोयले को जब हम जलाते हैं तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर हवा में ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो कार्बन बर्न नहीं होगा। तो जब वो बर्न होता है तो क्या होता है, कार्बन प्लस O2, यानी हवा से उसने ऑक्सीजन लिया और नतीजे में क्या बना, धुआं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो धुआं बनता है। लेकिन उसके नतीजे, इस बर्निंग के नतीजे में क्या हासिल होता है आपको, डेल्टा H, दैट इज़ हीट। तो ये हीट हासिल हो गया आपको। तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। यानी जलने का अमल जो है, जलने का अमल, ये कंबशन रिएक्शन है। और इसमें क्या है, कंपाउंड इज़ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जल रहा है और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और
वाटर, अगर कोई चीज़ भी है उसमें आप वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो H2O फॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसके नतीजे में आपको हीट हासिल हो रही होती है, डेल्टा H। तो दिस इज़ कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर आप केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।